क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार देता है? तो वही 16 हो जाएगा। हम्म, ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? बहुत आर्टिकल्स बढ़िया है, ये बहुत सुंदर आर्टिकल में आरक्षण जैसी नीतियां जो है समानता का अधिकार का उल्लंघन कहती है। अब ये अधिकार कहता है, बस 16 16 का 4 16 कहता का है। ठीक क्या है, है? 16 का 4 कहता है इसमें आरक्षण जैसी नीतियां जो है वो समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के सब समता की बात करता है। 15 की बात धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध करता है। 21 की बात कर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, लेकिन 16 का 4 क्या कहता है? आरक्षण जैसी नीतियां जो है तो समानता का अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल से याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दे, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द कर दिए गए? ठीक है, तो अपनी अस्पृश्यता को रद्द कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनटचेबिलिटी। अब चलेंगे आगे, देखेंगे तो भारतीय संविधान के, ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किए जाने वाला आचरण निषिद्ध कर दिया गया। ठीक है, यह एक निरपेक्ष अधिकार है। मैं बार बार बोलते रहता हूँ ना, सापेक्ष निरपेक्ष। तो सापेक्ष अधिकार वैसे होता है ना जो लोगों का अधिकार देता है, लेकिन फिर उसमें भेदभाव किसी न किसी आधार पे होता है। समानता का अधिकार का भी भेदभाव है। ठीक है, नियोजन के अधिकार का भी भेदभाव है। ठीक है, लेकिन ये निरपेक्ष अधिकार, इसको किसी भी आधार पे किसी भी आर्टिकल से तूतू में लगा के इसको भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सबके लिए है। अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो हुआ है। ठीक है, इस आधार पे हुआ तो नहीं होगा, इस आधार पे होगा तो होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। समानता का अधिकार में कहते हैं ना, पुरुष और महिला के बीच में फिर समानता नहीं रह जाती है। किसी उसी में कोई ऐसे लोग दिव्यांग आ जाते हैं तो उनके बीच में फिर समानता नहीं रहती। लेकिन इसमें कोई आदमी, ठीक है, 100 kg का हो, बलिष्ठ हो, पहलवान हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, अगर आर्टिकल 17 का उल्लंघन हुआ तो सबके लिए समान रूप से होगा। ठीक है, दूसरी बात, इस ये केस के रिलेटेड जब भी केस जब अगर कोर्ट में जाता है तो फर्स्ट रूप से जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है उसको जज मान के चलती है से इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। बाकी किसी भी के तहत अगर केस जाता है ना तो वहां पे मतलब शुरू में उसको माना जाता है ना, तो उसको स्वतंत्र माना जाता है। ठीक है, जो न्यायपालिका का जो सर जो वकील होता है उसको कहना पड़ता है व्यक्ति जस्टिस है, ये व्यक्ति मतलब गुनहगार है या फिर नहीं है। लेकिन इस आधार पर शुरू से ही मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर केस अगर जाता है, अगर वो इसके लिए जिम्मेवार है तो उसको गुनहगार मान के चलती है कोर्ट। इसीलिए इस अधिकार को निरपेक्ष अधिकार कहते हैं। बहुत कम ही मतलब फंडामेंटल राइट जो मिला जो कि निरपेक्ष है, बाकी सारे के सारे सापेक्ष है। ठीक है, हालांकि एक देश है जो कि अपने देश अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देती है, तो सारे के सारे मौलिक अधिकार निरपेक्ष होता है। वो देश अमेरिका है। अमेरिका में किसी भी तरह का महिला पुरुष दिव्यांग इस सबके पास भेदभाव नहीं है। अगर अधिकार मिल रहा है तो सबको मिलेगा, चाहे उसकी परिस्थिति कुछ भी हो। ठीक है, तो वहां पे जो मौलिक अधिकार मिला वहां पे निरपेक्ष है, जबकि भारत यहाँ पे जो मौलिक अधिकार में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों देखने को मिलता है। अनुच्छेद 35 क्या कर संसद को अस्पृश्यता के समय विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विधि कब बनाई थी? संसद अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हमेशा संसद चाहे तो अनेक प्रकार का विधि बना सकती है। ठीक है, अस्पृश्यता क्या होगा इसका डिफाइन भी संसद को ही करने का अधिकार है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करना किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? ठीक है, ध्यान में देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 17। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 35 में जो अस्पृश्यता को लेकर संसद कानून बनाएगी किसमें है? तो अनुच्छेद 35 में आपको देखने को मिलेगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य अकादमी वैशिष्ट को छोड़कर, ठीक है, भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो वही हो गया 18 18 का 1 है। ठीक बढ़िया। है, आप किसी भी प्रकार का उपाधि जो है धारण नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केवल आप सैन्य और मतलब शिक्षा संबंधी उपाधि आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकों के अधिकारों का बना रहता है। 15 क्या कहता है? तो वही है। अब 20 कहेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधि या टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। किसी भी प्रकार का उपाधि राज्य नहीं देगी। ठीक है, भारत तत्व को लेकर केस हुआ था तो सरकार ने इसके संदर्भ में कहा था भारत रत्न किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है तो कोई व्यक्ति अगर कोयला रत्न नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई अगर भारत रत्न है तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि सब सीधे समानता का अधिकार का भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेट ने कहा था सर भाई साहब भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण या पद्म भूषण दे रहे हैं, ये उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए दे रहे हैं, इसलिए एक अवार्ड बना था। ठीक है, हालांकि जनता पार्टी के सरकार ने इसी आधार पर इसको भारत रत्न को 1977 से लेकर 1980 तक के बीच में किसी भी प्रकार के भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, अभी पद्म पुरस्कार भी नहीं दिया गया। ठीक है, शुरुआत की बात करेंगे 1954 में हुआ, और जिस समय शुरुआत हुआ उसी समय इसमें मतलब क्या होगा, ये में विवाद में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने बोला सही क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, अवार्ड है, ना कि मतलब क्या है, अवार्ड। उपाधि है। ठीक है, इसीलिए कोई व्यक्ति अगर भारत रत्न अगर उनको मिला तो अपने नाम के साथ नहीं लिखा सकते हैं नाम के आगे में भारत रत्न है। ठीक है, जबकि उपाधि अगर आपको मिलेगा तो जैसे कि सैन्य उपाधि परमवीर चक्र है तो देखिएगा बहुत सारे सैनिक के नाम पे परमवीर चक्र लिखा हुआ रहता है। ठीक है, परमवीर चक्र विक्रम बत्रा लिखा हुआ है ना।
लेकिन कोई सचिन तेंदुलकर साहब ये नहीं लिखा सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। हाँ, नीचे में भले लिख देगा सचिन तेंदुलकर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, लेकिन नाम के आगे नहीं लगा सकता क्योंकि ये आपका उपाधि नहीं है। आप चलेंगे आगे क्या मिलेगा तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 के एक के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधी, ठीक है, विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। राज्य भी नहीं करेगा, आप किसी विदेश से भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखें, क्या आप किसी विदेश से भी नहीं ले सकते, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे आगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है, ठीक है। तो क्यों, कौन सा विचार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। कहां से कहां तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, क्या बताएंगे, 19 से लेके 19 20 से 22। 22 तक मिलेगा, ठीक है। 19 में, आर्टिकल 19 में भी आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ठीक है। 32 क्या कहता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जबकि 21 का आपको क्या करता है, शिक्षा का अधिकार आपको देखता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार भी है, नीति निर्देशक सिद्धांत में भी दिया है और मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान के द्वारा बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया गया है, ठीक है। अगर पूछेगा शिक्षा का अधिकार का मौलिक अधिकार किस आर्टिकल्स में है, तो बताएंगे 21 के कम है। अगर पूछेगा शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आपको देखने को मिलता है, तो किसमें देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे, 45 ना। 45 में, ठीक है। उसके बाद का शिक्षा का अधिकार आपको डीपीएसपी में भी आपको, सॉरी, शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य में भी देखने को मिलता है। तो कितना नंबर का मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार होगा, 51 के कम है। 11, ठीक है। 11 में 11वां आपको नंबर 11वां है। नंबर का वही है, ठीक है, जो कि 2002 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन का उल्लेख मिलता है, तो 19 के 1 के सी में आपको किसमें? सहकारी समिति मिलता है। सहकारी संबंधी से किसमें? संबंधित संशोधन कौन सा है, कौन सा संशोधन है, पहला, पहले तो है, पहला ही है ना। नहीं, संशोधन बटन कितने नंबर का संशोधन है, सहकारी समिति 97 होगा, ठीक है, 97 97। नंबर 97, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 97। कब हुआ था, 2011 में। हाँ। 2011 में, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे क्या था, 19 का 1 का क्या था, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 का 1 का बी का, इस सारे के सारे 19 में 6 प्रकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 19 का 1 के बी में क्या, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है, ठीक है, हथियार रहित, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जो सिख समुदाय के लोग जो आते हैं वो अपना क्या रखते हैं, वो रख सकते हैं, वो हथियार में नहीं काउंट होता है, ठीक है। देखिए बैंक वगैरह पे जाएंगे ना तो बोलेगा किसी भी तरह का हथियार को लेकर प्रवेश करना वर्जित है। नीचे पे लिखा कृपान को इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनका धार्मिक अधिकार है कृपान रखना, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। 19 का 1 के सी में बात का संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, ठीक है, जो प्रश्न था। डी में क्या है, तो भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में आवास संचय का अधिकार है। लेकिन 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 इसमें आपको ये भी आर्टिकल जो है निरपेक्ष नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि सैन्य मुख्यालय में जाकर हमको घूमना है, डीआरडीओ में घूमना है, इसरो का सैर करना है, ये सब नहीं बोल सकते। बहुत सारे क्षेत्र में लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है। जनजातीय वाले क्षेत्र में आप जाके जनजातीय नहीं कह वाला, सकते हाँ। हमको उनके बीच में रहकर पिकनिक मनाना है, ठीक है। तो यह अधिकार भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार तो है, लेकिन इसमें भी पाबंदियां है। 19 का 1 का एक बोले भारत के किसी भी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन ध्यान में रखेंगे इसमें भी पाबंदियां था, जैसे जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। अभी भी जो वैसे राज्यों की 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में शामिल है वहां पे जाकर आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, नहीं खरीद सकते हैं। 19 का 1 का जी के अगर कोई भी वृत्ति उजीविका व्यवसाय करने का अधिकार तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हम बिहार में शराब बेचेंगे, हम AK-47 का कारखाना लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजों का मतलब राज्य के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सब आर्टिकल, लेकिन सब में क्या है, तोड़ है, सब में राज्य ने क्या किया, अपना तोड़ निकाल दिया, से आप इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कर सकता भाई साहब हमको कोई भी वृत्ति या जीविका व्यवसाय करने का अधिकार तो है, संविधान हमको दिए हुआ है, इसीलिए हम बंदूक बेचना का काम शुरू किया क्योंकि ये मेरा क्या वृत्ति है, या फिर मेरा उपजीविका है, या फिर ये मेरा व्यवसाय है। तो राज्य ने बंदूक बेचना ये सबको गैर कानूनी घोषित कर रखा है, ये भी ध्यान में रखना, इस अधिकार पे इसको चुनौती नहीं दे सकता। कुछ भी सर खाने कुछ इसमें भी एक पीने का सर अधिकार तो इसमें है। एक अधिकार आता है ना। सर इसमें एक अधिकार आता है ना, इंटरनेट का अधिकार। उस वही होगा आप, ठीक है, क्या बोलते हैं वही चीज में आ जाएगा, क्या कहाँ बोलते हैं इसमें, वाक एवं व्यक्ति के स्वतंत्रता में ही आ अरे, जाएगा, इंटरनेट का अधिकार। ठीक है। क्योंकि ये सारे चीजें छोड़िए, उस समय संविधान के समय तो नहीं थी ना, इंटरनेट उस समय था नहीं, आईटी रूल्स था नहीं, तो बाद में उसको धीरे धीरे सबको शामिल किया गया आवश्यकता के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक को कोई भी उपजीविका व्यापार करने का स्वतंत्रता है, तो किसमें है, तो वही ध्यान में एक रखिएगा का 19 का 1 का जी में, ठीक है। क्या जी। क्या किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है उपजीविका, लेकिन जो वैलिड हो, जो कि मतलब बैन नहीं हो, ठीक है। अब इसके आधार पर कोई ऐसा चीज ना करने लगे जो कि स्टेट के द्वारा बैन किया गया हो, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, वैसे कंडीशन पुलिस पकड़ सकती है। संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का आपको उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखिए। स्वतंत्रता जब होता है देश में, जब इमरजेंसी जब आता है, तब किसी भी राज्य के द्वारा जब देश पे आक्रमण किया जाता है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। बात करें क्या है, तो उन्हें फिर तो वही चीज रिपीट है, ठीक है। आपने पढ़ा ही था, एक बार इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए, नहीं उसे दंडित किया जाए? किसमें है? तो ध्यान में रखेंगे, 20 के 2 में 20 है, का ठीक है। 2 में किसमें है। है? 20 के 2 में है, ठीक है। ध्यान में, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो 20 का 1 क्या कहता है? भूत लक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। समझ रहे हैं ना, मतलब जिस समय दंड किया गया है उसी के आधार पे उसी किया जाएगा। मान प्रकार लीजिए का कोई है। व्यक्ति ने दंड आज से 5 साल पहले किया है, ठीक है, उस दंड में भी वर्तमान सजा 10 साल का हो गया है, और पहले सजा 7 साल का था, तो अभी के अनुसार उसको सजा नहीं दे सकते। जिस समय दंड किया उसी समय के अनुसार सजा देंगे। मान लीजिए किसी समय दंड करने के व्यक्ति का उम्र 17 साल 9 महीना था, ठीक है, तो वो तो भाई उसको उसको सजा 17 साल 9 महीने के हिसाब से इतना मिलेगा, क्योंकि उस समय उसने जज किया, उस समय जुबलाइन ही कहलाएगा। वयस्क वाला सजा इसको नहीं दे सकते 17 साल 9 महीने के किसी व्यक्ति को, ठीक है। समझ रहे हैं ना। इसी सजा का हाँ। इसी तरह से एक व्यक्ति जो था, जो कि सबसे जघन्य अपराध किया था, कौन सा अपराध? दिल्ली वाला निर्भया वाला केस में, उसमें एक व्यक्ति का उम्र 18 साल से कम था, ठीक है, तो बहुत 6 महीने के अंदर में ही छूट गया था वो। 6 महीना पे कुछ दिन के अंदर में छूट गया था, ठीक है। तो इसीलिए कई बार हाँ। बोला गया से भाई साहब इनका जो एज जो है ना 18 साल वाला, उसको कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही लोग मतलब अपराध करना मतलब शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, इसीलिए तो भूत लक्षित दंडिक विधियों से संरक्षण दोहरे दंड से संरक्षण होगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को एक एक मतलब एक सजा के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, एक दंड के लिए एक दंड एक के ही लिए एक ही सजा। एक अपराध के लिए एक ही बार मतलब सजा दे सकते हैं, ठीक है। हम्म। अगर कोई व्यक्ति किसी को हत्या अगर करता है, ठीक है, तो एक हत्या कर दिया तो उसके लिए 14 साल का सजा, तो ऐसा नहीं कि 2 हत्या किया तो उसके लिए 28 साल का सजा होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 के 42 साल के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने ही सर विरुद्ध तो गवाही देने के लिए संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को हम्म, अपने विरुद्ध गवाही देने से आप मतलब क्या कर सकते हैं? बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए थाना वगैरह में दी हुई गवाही क्या होती है? मान्य नहीं होती है। कोर्ट में जाते ही मतलब उसको क्या किया जाता है? इनवैलिड कर दिया जाता है। उसका मतलब मान्य नहीं किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी पुलिस वुलिस पकड़े तो बोल दीजिए हाँ साहब हम ही किए, ठीक है, फिर कोर्ट में जाके जाके मुकर जाइए, ठीक है। बोल दीजिए हमसे जबरदस्ती करवाया गया है, ठीक है। तो 20 का 3 कहता है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है, ठीक है। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आपके पास चुप रहने का भी अधिकार है, ठीक है। ध्यान में रखिए, कोई भी आपको जबरदस्ती बोलने से बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चुप रहने का अधिकार। सरकार भारतीय संविधान के डैश के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 21 में। 21 में, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या में श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाध्य है। मतलब श्रम आपके देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या? मजदूर को काम 8 घंटा से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मजदूर से आप आराम से मतलब 12 12 14 14 घंटा काम करवा रहे हैं। उसके अगर मजदूर से अगर काम अगर करवा रहे हैं, अगर मजदूर अगर खतरे वाले स्थान पे काम कर, पूरा सुरक्षा का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा श्रम संबंधित कानून भी बना हुआ है, ठीक है, जो कि मजदूर के एक्ट के मजदूर के लेकर अधिकार को लेकर बात करता है। न्यूनतम मजदूरी घोषित किया गया राज्य के द्वारा कि 350 रुपया होता है। कहीं के पे 500 भी, कहीं के पे 600 भी है। तो ये सब ध्यान रखिए, सारे के सारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है, जो किसमें है? सर 21 में है, लेकिन ठीक है। इसमें सर इसमें लेकिन एक अपवाद है। जैसे रेलवेज क्या? का जॉब है तो उसमें आप देखे होंगे कि जो ट्रैफिक में होता है उससे 12 घंटा काम कराया जाता है। नहीं, ट्रैफिक वाला का हमको नहीं लगता 8 घंटा से ज्यादा का, वो 4 घंटा अगर कराया जाता तो उसको पैसा उसको जरूर मिलता होता है अलग से, ठीक है। नहीं सर, वो ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैन ड्यूटी को का पैसा 12 घंटे मिलता की होगा। ड्यूटी मिलती है। हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कानून हो सकता है रेलवे का अलग हो, लेकिन वैसे तो 8 घंटा तक का ही काम ही है। इसको बहुत पहले फैक्ट्री कानून आया था, उसमें भी ब्रिटिश के समय में भी फैक्ट्री कानून में देखिएगा तो बहुत सारे लेबर के लेकर लाइट्स बना था। 1881 में, 91 में, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भी 1951 में भी बना था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है स्टेट के, ये स्टेट का विषय है, स्टेट अपने हिसाब से कानून बना सकती है। जैसे दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे प्रतिदिन का मजदूरी 750 साढ़े 600 रुपया, कोई गरीब राज्य होगा तो वहाँ पे कम भी हो सकता है। संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्ति के स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक निजता है। का तो अधिकार कौन ही सा था आर्टिकल? इसमें। बिल्कुल ठीक है। निजता ध्यान का रखिए वो अधिकार। कौन सा है, तो ध्यान में 21 का अधिकार है, ठीक है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है, जो नागरिक है और गैर नागरिक है उनको भी। 19 में वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 20 की बात करें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है, संरक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 100 की बात करें, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 और निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? कब शामिल किया किसी को? शिक्षा का तो अधिकार 2000 2002। में शामिल किया, 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, कितने नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन था? 86 छियासवां में। संविधान संशोधन किया गया, इसको शामिल किया गया। ठीक है, छियासवां संविधान संशोधन किया गया 2000 संविधान में। ठीक है, एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 21 का क को जोड़ के। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य सुविधा का प्रदान आपको किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो कि निःशुल्क होगा, और इसलिए आप देखें किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाइए तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, किसी भी प्रकार का शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 की बात करें किससे संबंधित है? तो गिरफ्तारी ध्यान में वाला। रखें, किसे निवारक नजरबंदी न्यायिक। है। ठीक है, इसमें क्या है, निवारक नजरबंदी है। अनुच्छेद 22 की बात करें कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध नजरबंदी के विरुद्ध में संरक्षण का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सामान्य दंडिक विधि के अधीन, अनुच्छेद 21 और 22 का 2। सामान्य दंडिक सर विधि का दूसरा क्या, निवारक नजरबंदी के बारे में थोड़ा बताइए कुछ। बता दे रहा हूँ। ठीक है, निवारक निरोध की बात करेंगे नजरबंदी के अधीन। ठीक है, 22 का 3 के से अनुच्छेद 22 के 7 तक है। इसमें क्या होता है ना, देखिए क्या होता है, निवारक निवारक नजरबंदी क्या होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा ही मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही गिरफ्तार करके उसको मतलब नजरबंद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार अगर करते हैं तो 24 घंटे के अंदर में उनको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, न्यायालय उस पर गिरफ्तार करने के सही कारणों की जांच करेगी कि आपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, सही कारण से गिरफ्तार किया कि नहीं। अगर न्यायालय अगर जस्टिफाइड नहीं होगी, सेटिस्फाइड अगर नहीं होगी, तो इस व्यक्ति को मतलब क्या करेगी, क्या करेगी, ठीक है, उसको नजर। छोड़ने का आदेश जारी करेगी। नहीं तो अगर मान लीजिए राज्य इतना शक्तिशाली होता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके गायब कर सकती है, नजरबंद कर सकती है। ठीक है, लेकिन विशेष परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। कितने जी, महीना तक नजरबंद कर टेररिस्ट के सकते केस हैं? में। 3 महीने के, 3 महीने तक है साहब, 3 की 2 महीना याद नहीं आ रहा, साहब 3 महीना है। ठीक है, 3 महीने तक तीन है, महीना तीन तक महीना है। नजरबंद कर सकते हैं। 3 महीना तक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर आप देखेंगे तो 370 हटा, तो वहां का नेता लोग बहुत फुदक रहा था। ठीक है, तो भारत सरकार ने सबको नजरबंद कर दिया। ठीक है, नजरबंद कैसे करेंगे, उसके घर में भी नजरबंद किया जा सकता है। जो नजरबंद करने के तहत जैसे ही उसको नजरबंद करे, उसको फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाएगा। उसका मोबाइल फोन ले लेंगे। ठीक है, उसका इंटरनेट को बंद कर देंगे, उसको बाहर घूमने की आजादी का समाप्त हो जाएगा, वो ऑफिस नहीं जा सकता, उसका वृत्ति का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फ्री स्पीच का अधिकार समाप्त हो जाएगा, उसका इंटरनेट समाप्त कर देंगे, उसको भाषण देने से रोक देंगे, उसके बाहर पुलिस लगा देंगे, एक तो अपने घर में ही एक मतलब तरीके कैद हो गया। ठीक है, एक तरीके से इलीगल रिमांड बोल सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए इसको 3 वर्ष से 3 महीना से इसको आगे अगर बढ़ाना, तो उसके लिए कमेटी गठन करना पड़ेगा। ठीक है, कमेटी जैसा सुझाव देगी उस कमेटी के आधार पर काम किया जाएगा। नहीं तो 3 महीना के अंदर में उसको सही कारण बताना। तो ऐसे कंडीशन में निवारक निरोध है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मतलब इस नजरबंद नहीं कर सकते। नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 22 में। ठीक है, अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारी का उल्लेख है। सामान्य दंडिक विधि के अधीन, सामान्य दंडिक विधि जो कि मतलब देखें 22 के 1 में है, 22 के 2 में है। निवारक निरोध नजरबंदी, निवारक निरोध की बात करेंगे तो नजरबंदी की बात करेंगे 22(3) और 22(7) में आपको देखने को मिलता है, 22(3) से लेकर 22(7) में। तो सामान्य विधि में भी हो सकता है, जैसे कोई पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया, तो भाई पुलिस गिरफ्तार करके कहाँ ले जाएगी, थाना ले जाएगी ना। हाँ। और हाँ। जैसे ही कल कोर्ट खुलेगा आपको कोर्ट में पेश करेंगे। इसे पुलिस ने आ जाएगा किसी अपने किसी घर में जाकर आपको कैद तो नहीं कर सकती है। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा आदमी का, जिसको मन करेगा पुलिस उसको उठा ले। लेकिन पुलिस अगर उठाती है तो किसी भी व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। एफआईआर लिखा जाता है, एफआईआर में समय तारीख सब उल्लेखित होता है। 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जी। यही है निवारक निरोध संबंधी कानून। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? बंदीकरण कैद से संरक्षण नहीं होगा, अनुच्छेद 22। 22 हो गए। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति आपको कैद करके नहीं रख सकता। अगर घर में भी अगर किसी व्यक्ति को कैद करके रखा जा रहा है तो अभी कानूनन जुर्म है। ठीक है, किसी के माता पिता भी किसी को कैद करके रख रहे हैं तो वो भी कानूनन जुर्म है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी का कारण जानेंगे, भाई किस बात को लेकर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। इसलिए कभी कभी देखते हो क्या मांग देता है, आपके पास वो है वारंट है। ठीक है,
अपनी रुचि की अभिव्यक्ता से परामर्श एवं बचाव का अधिकार है, तुरंत बोलेगा हम अपने वकील को फोन लगा रहा है। दूसरी बात, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट के अधिकार के मजिस्ट्रेट के परिधार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा के निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। अगर मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक है, 24 घंटा के अंदर में अगर नहीं किए जा सके, ठीक है, तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से मतलब आदेश लेना पड़ेगा से हम अभी इसको कोर्ट में पेश करने के पक्ष में नहीं है, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा समय और भी दे दिया जाता है। इसीलिए कभी कभी ना जुडिशियल रिमांड मांग लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी देखिएगा ना 7-8 दिन 8-8 दिन तक लोग पुलिस कस्टडी में रहता है। ठीक है, हालांकि न्यायालय नहीं देती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी विशेष परिस्थिति में कोर्ट समय मांग लेता है। ठीक है, कोर्ट से मतलब क्या, पुलिस समय मांगे से मुझे 7 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया जाए, ठीक है, रिमांड दिया जाए। पिरोल सर अब इसे पुलिस कहते हैं जब क्या? अब पुलिस जब रिमांड में लेगी तो पता ही है पुलिस क्या करेगी, पता है ना। हाँ लेकिन हाँ। बिना अपने मन से रिमांड पे नहीं रख सकती उसको। देखें, हमेशा पुलिस मांगते रहता है सर मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, हमको कम से कम 7 दिन का रिमांड का समय दीजिए। जब भी रिमांड का बात आता है तो व्यक्ति समझ जाता है रिमांड में मेरे साथ क्या होने वाला है, तो उसका वकील हमेशा विरोध करेगा से नहीं, रिमांड नहीं देना चाहिए। ठीक है, रिमांड नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो जेल में किसी भी के साथ पूछताछ मारपीट नहीं कर सकते। अगर पुलिस अगर रिमांड पे ले रही है तो फिर मतलब आपके साथ सख्ती से ही बर्ताव करेगी। क्या बोल रहे थे? पिरोल सर किसको बोलते हैं, पिरोल? अरे पिरोल उसको नहीं बेटा, पिरोल पे मतलब किसी को छोड़ा जाता है, ठीक है, जेल से बाहर आता है उसको पिरोल बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, वो जेल से बाहर होता है लेकिन फिर भी जो पिरोल पे आकर उसको प्रतिदिन अपना ना हाजिरी जाके बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम मतलब जी। जेल से बाहर तो है लेकिन हम अभी है कहीं देश छोड़ के नहीं भागे, उसको पेरोल बोलते हैं। विशेष परिस्थिति में पेरोल दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लोकल थाना में जी सर जाके, जी। जहाँ को जो थाना अधिकारी है तो वहां पे जाके साइन करना पड़ेगा तो हम ठीक है, ठीक है, जिससे पता चलेगा। अगर आप पेरोल पे आपको छोड़ दिया गया, अब जाके थाना पे जाके साइन वगैरह जो काम है वो नहीं करते हैं तो पुलिस फिर उठा के ले जाएगी सर, फिर कहीं आप किसी दूसरे काम में संलग्न तो नहीं हो गए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण प्राप्त करता है? फिर आर्टिकल 22 ही है। देखेंगे भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंध है? तो देखेंगे 25 से लेके 25 28 से तक आपको 28। देखने को मिलेगा। ठीक है, बट क्या नहीं था क्या? असत्य पूछा है। ठीक है, तो असत्य पूछा, इसका उल्लेख कि राज्य का अपना धर्म होगा, ये तो नहीं है। ठीक है, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, तो ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है 25 में। 26 की बात करेंगे, आर्टिकल 26 क्या है? तो आर्टिकल 26 की बात करेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 की बात करें, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करारोपण की मुक्ति है। ठीक है, तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करारोपण से मुक्ति है, मतलब धार्मिक कार्यों में जो पैसा वगैरह जो लगेगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 28 की बात करें, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, तो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पे धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी ये उल्लेख नहीं कि राज्य का अपना कोई धर्म होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है, बहुत सारे राज्य जो है सो धर्म पे ही बने, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान का राज्य धर्म क्या होगा? इस्लाम। ठीक है, इसलिए बहुत तो सारा अब बना। सर ठीक है, पंथ निरपेक्ष हो गया ना, अब तो पंथ निरपेक्ष बिल्कुल कहा बिल्कुल, जाता पंथ निरपेक्ष है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को निषिद्ध करता है? तो कितना हो जाएगा? 23 हो है। जाएगा। ठीक श्रम है, 23। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध है। 20 की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है? संरक्षण मिलेगा। संरक्षण है। बहुत सुंदर। चलिए बात के 106 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम में प्रतिबंधित करता है, शोषण को रोकता वही है? तो 23 कौन सा है। हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, 23। 23 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, 23 हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए बात करें, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषिद्ध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? 23। बताइए क्या हो जाएगा? 23 तो है। बिल्कुल, तो 23 तो फिर है। से मतलब क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे, संविधान का अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए कानून बनाने का शक्ति भी मतलब क्या होती है? प्रदान है। ठीक है, भारतीय वही संविधान के अप्रिय निम्नलिखित सत्ता में से से, संबंधित है ना। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक काम में करने के नहीं लगाया जा सकता है? तो कौन हो जाएगा? 24 होगा। अनुच्छेद 24 हो 24। जाएगा। बहुत सुंदर, क्या होगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। 20 की बात करें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ध्यान रखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में आदि लोगों में से 24 ही हो रोकता है? तो फिर जाएगा। वही 24 ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 25 से 28 का प्रावधान करता है? तो क्या है? तो यहाँ पे ध्यान में, धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार है। ठीक है, ध्यान में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को उल्लेख है। ठीक है, तो किसमें है, तो ध्यान रखें 25 में है। 25 किसमें में। है, 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, ठीक है, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। प्रबंधन। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संध्याय के बारे में स्वतंत्रता आपको देखने को मिलता है। जबकि 28 में बात करें क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 में निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो सेम क्वेश्चन क्या है, धार्मिक तो प्रबंध, धार्मिक कार्यों के धार्मिक प्रबंध की प्रबंध। स्वतंत्रता आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है, तो क्या ये हो हो जाएगा, तो जाएगा फिर ना, से 26 हो जाएगा। क्या हो 26 जाएगा, हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, क्या हो 26। जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलेंगे, क्या मिलता है, हाँ 26 हो गया। 5 क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 30 क्या है, शिक्षण संस्था, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होगा। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं स्थापना प्रशासन करने का अधिकार है, तो किसमें मिलेगा, तो आपको 30 में 30 मिलेगा। में। ठीक है, 30 में। क्या मिलेगा, तो हमारे यहाँ कैसा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का क्या डिफिनेशन क्या है। अल्पसंख्यक अभी तो एक तरीके से समझिए सांप्रदायिक हो गए लोग, हाँ, इस अभी क्या तरीके बात नहीं, से। देखिए संविधान में क्या बोला, भाषाई एवं भाषा धार्मिक अल्पसंख्यक कैसा है, धार्मिक है। मतलब जिसके भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 27 से किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। 28 के बारे कुछ धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 29 क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण की बात होता है। बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, तो क्या बताएंगे, 5 प्रकार और के रिट जारी किए जाते हैं। ठीक है, सर जब तो ये किसी कभी कभी व्यक्ति, छठा जो देता है ये क्या देता है सर, हाई कोर्ट में देखिए एक छठा छठा रिट देता नहीं, है। हाई कोर्ट छठा रिट नहीं जारी करता, कोई कोई बता देते हैं, लेकिन सुनिए हाई कोर्ट के पास रिट क्या है, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप रिट जारी करेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देने के लिए बाध्य है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अगर 226 के तहत, सॉरी कौन सा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार का मौलिक अधिकार से संबंधित अगर रिट जारी करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देने के बाद है। लेकिन हाई कोर्ट पे अगर करेंगे ना, तो हाई कोर्ट फैसला नहीं भी दे सकता है, रोक भी सकता है, फिर आपको समझा भी सकता है, बीच का रास्ता अपना लो, या फिर बोलेगा कि चलो सुप्रीम कोर्ट में जाके करो। ठीक है, वो बाध्य नहीं है, इसीलिए कहा जाता है रिट के मामले में हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मतलब क्या है, पावरफुल है। ठीक है, बाध्य नहीं है। ठीक है, कभी कभी यार इंजेक्शन दोनों में वगैरह कोई पढ़ा 5, देते हैं। दोनों में 5-5 ही रिट जारी है कि जी हाई कोर्ट में हाँ, 6 है लक्ष्मीकांत तो 5 ही लिखा है। इसलिए ठीक है, लक्ष्मीकांत में 5 ही लिखा है। जी। ठीक है, कोई कोई टीचर 6 पढ़ाते हो, दृष्टि इंजेक्शन की दृष्टि क्या भी छठा पढ़ाते 5 ही हैं। बताता है। छठा छठा रीट कहते हैं ना कि शायद हाई कोर्ट उस राज्य की स्थिति को देखते हुए जारी करता है, उस राज्य की व्यवस्था पे जो कोई जारी होता है निर्णय उसके बारे में देखिए करता है। संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन रिट के मामले में हाईकोर्ट को विशेषाधिकार है, ये कहते हैं। संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है इसका छठा रिट का, हाई कोर्ट का। वो गौरव सर भी पढ़ाते हैं इंजेक्शन करके, कि क्या पढ़ाते हैं, इंजेक्शन ना क्या पढ़ाते हैं, इंजेक्शन क्या बोलते हैं उसको, छठा रिट को पढ़ाते हैं, हम इंजेक्शन ही नाम है सर। गूगल कीजिए, पता चला इंजेक्शन रिट के बारे में। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति मौलिक अधिकार के परिवर्तन के उपयुक्त कार्रवाई द्वारा न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जा सकता है। भारत के संविधान में 5 प्रकार के रिट है। पहला क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और फिर मतलब अधिकार परीक्षा। ठीक है, यही 5 प्रकार का रिट है। मिलाइए। ठीक है, इसमें मिलान करना है आपको, मिलाना है आपको, मिलाइए। चलिए बात करते हैं, चलिए पहला मिला बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या मिलाएंगे। ये ये प्रत्यक्ष उपस्थित होने वाला। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसका पैर उधर है, हाथ उधर है, वैसे कंडीशन में न्यायालय में उपस्थित नहीं परमादेश करवा में सकते। तो मतलब आदेश देना। जिस रूप में उसको गिरफ्तार किएगा उसी रूप में। परमादेश का कहाँ गया, परमादेश आदेश परमादेश देना। का आदेश मतलब क्या होता है आदेश कि देना। हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, दावे की वैधता दावे की की जांच दावे वैधता करना। की किस व्यवस्था। अधिकार से। उत्प्रेषण रिट का मतलब क्या होता है,
क्या होता है प्रमाणित किया डिप्रेशन का क्या होता है, प्रमाणित प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। मतलब इसीलिए जब भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस ध्यान में रखती है उसके साथ ज्यादा मारपीट नहीं किया गया ना, ठीक है। नहीं तो न्यायालय में अगर उसका थोड़ा भी चोट वगैरह लगा रहा है, न्यायालय पूछती है, कोर्ट पूछती है कैसे चोट लगा। अगर बोल दे पुलिस ने मारा है मुझे, तो पुलिस का बहुत मतलब क्लास लगाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी पर प्रत्येक शरीर उपस्थित होना होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे आदेश देना, दावे की व्यक्ति की जांच करना उत्प्रेषण में होता है, प्रमाणित किया जाता है। जब न्यायालय को पता चलता है किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हो तो कौन सा रिट जारी करेगा, वही तो बंदी यही प्रत्यक्षीकरण को बंदी जारी कर देगा, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अधिकार परीक्षा कब होगा, इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में ठीक उपस्थित दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। परमादेश यह उच्च न्यायालय तथा एक अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी या फिर सरकारी निकाय के खिलाफ जारी किया जा सकता है। और ध्यान में रखेंगे एक पूर्व आचरण या फिर चूक को ठीक करने के लिए जारी किया जाता है परमादेश, ठीक है। इसका मतलब हम आदेश देते हैं, ठीक है। आगे चले भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेडी से 32। संबंधित है, क्या 32। बताएंगे, 32 हो जाएगा। 32। बहुत सुंदर, ठीक है। 32 सर्वोच्च न्यायालय को याचिका दायर करने का भी अधिकार देता है, ठीक है। अब चलेंगे आगे चलेंगे। 33 में क्या कहता है, तो ध्यान में रखेंगे सैनिकों द्वारा अर्धसैनिकों के मूल अधिकारों को संसद के द्वारा कटौती की जा सकती है, मतलब संसद कटौती कर सकती है सैनिक अथवा अर्धसैनिक को मूल अधिकार में कटौती कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सैनिक जो है वो तो जाके मतलब फेसबुक पे लाइव हो गया, पूरा हथियार वगैरह पूरा सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब पे रोक लगा सकती है, बहुत सारे मौलिक अधिकारों पे रोक लगा सकती है। 33 34 में क्या करता है, यहीं पे मार्शल आर्ट है। मार्शल लॉ। राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन में मार्शल लागू का मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने पे शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। संसद कौन को। कौन मूल अधिकार लगेगा, कौन कौन मूल अधिकार लगेगा, 20 लगेगा, किस कौन लगेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं है। 34 का 34 जब लगेगा तो कौन कौन सा मूल अधिकार प्रतिबंधित होगी, ठीक है। इसका प्रयोग कौन करेगा, तो संसद बताएगा भाई साहब संसद इन इन करेगा। मूल अधिकारों को वहां पे प्रतिबंधित कर दो, ठीक है। तो 34 में कौन कौन सा मूल अधिकार प्रतिबंधित होंगे, संविधान में चर्चा में नहीं, ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास संसद है, के वो पास। डिसाइड करेगा। अनुच्छेद 35 अस्पृश्यता तथा बलात्कार श्रम के संबंध में संसद को कानून बनाने के अधिकार है। हैबियस कॉर्पस याचिका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान वही में कोई ने बंदी किसी को प्रत्यक्षीकरण। शरीर से पेश करना, ठीक है, वही बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। बंदी प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को सशरीर पेश करने या फिर रिट ऐसे व्यक्ति का अपने अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा गया, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कार्य किया जाता है जो अपहरण के दायरे में आता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उपयोग उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में किया जाता है। इस याचिका के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने मतलब क्या होता है, पेश करना होता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहते हैं। किसने कहा था हृदय और आत्मा, बी आर अंबेडकर अम्बेडकर। जी ये ने भी आ कहा था। रहा है। किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों ने संविधान के प्रस्तावना के कहा था, लेकिन इन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा था। बाकी ज्यादातर लोगों ने क्या चीज को कहा था, प्रस्तावना। प्रस्तावना को। प्रस्तावना को कहा था, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो दो क्या सौ बताएंगे, छब्बीस। दो सौ यही छब्बीस 226 होता है, ठीक है। क्या होता है, 226 होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न आपको देखने को मिलता है, देखते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश अथवा रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। रिट कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होती है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील है कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 132 143 क्या है, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के परामर्श। अधिकार की बात करें राष्ट्रपति के पास होगा, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति उनके मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। बाध्य नहीं ध्यान में है। रखेंगे अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी अधिकार को देने के लिए कुछ मामलों में बाध्य नहीं है, लेकिन जब इस संवैधानिक मुद्दा जब आएगा तो संवैधानिक मुद्दा पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए बाध्य है, ठीक है। लेकिन और बहुत सारे मामलों पे सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है। बात करेंगे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, ठीक है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो भाग 4 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान रखिए कौन सा का भाग 4 होगा, ठीक है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति से तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनोखी विशेषता कह के इसे संबोधित किया है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति तत्वों की एक विशेषता है, ठीक है। तो ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, लागू नहीं किए जा सकते, तो क्या हो सकता है, लागू लागू नहीं नहीं किए किए जा जा सकते, सकते। ठीक है। ध्यान में ये नकारात्मक प्रकृति के नहीं होते, सकारात्मक होते, कैसे होते हैं,
सकारात्मक होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? नकारात्मक है। नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक की है। बात करेंगे, नकारात्मक है। आपातकाल तो निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपातकाल के दौरान ये निलंबित वगैरह नहीं कुछ होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्य के विरुद्ध होते हैं, ठीक है, ध्यान में, राज्य के विरुद्ध नहीं होता, ठीक है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को कमजोर करता है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति सिद्धांतों का उल्लेख है। राज्य के नीति सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, इन्हें संविधान के न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, या फिर कहीं पे लिखा ना, ये बाध्य योग्य नहीं होते। क्या लिखा रहता है? वाद्य योग क्या लिखा नहीं रहेगा? होते, ये बाध्य योग जो होगा अपरिवर्तनीय नहीं होते होगा, हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, हाँ बिल्कुल, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है? तो आपको नीति निर्देशक वही सिद्धांत, नीति नीति अनुसार। निर्देशक तत्व में वो कल्याणकारी राज्य निकलेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। गांधी जी कहते थे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना चाहता था, तो ये चाहता हूँ, तो ये तभी हो सकता है जो नीति निर्देशक सारे चीजों को लागू कर दिया जाए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या, अपने संपूर्ण जनता का स्वांगीण विकास एवं लोकहित भी है। लोक कल्याणकारी राज्य का विचार राज्य के नीति तत्वों में वर्णित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक सर वह एक रेस्टा में प्रबंधक के रूप में काम करे, लेकिन उन्हें समान रूप के लिए, समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति नीति तत्वों के सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का करता है? आर्टिकल 39, ठीक है, 39। 1439, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति के लिए समान कार्य के लिए आपको समान वेतन देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे स्त्री पुरुष के बीच में भेद नहीं कर सकते, दो पुरुष पुरुष के बीच में भेद नहीं कर सकते, दो महिला और एक पुरुष के, दो महिला और दो महिला के बीच में भी आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। सभी लोगों के लिए जब अगर समान कार्य कर रहा है तो समान वेतन भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन सर अलग 39 का अलग एक, कार्य होगा तो अलग अलग वेतन मिलना चाहिए ना, अलग अलग हाँ, कार्य अलग होगा। अलग कार्य होगा तो अलग अलग वेतन बिल्कुल मिलेगा। लेकिन लेकिन कोई व्यक्ति अगर सेम काम कर रहा है, प्रस्तावना के संदर्भ में तो सर 14 और 16 ना हो जाएगा। हाँ, तो समानता का अधिकार जोड़ के बनाएंगे तो बन ही जाएगा ना। अवसर की समानता है, और एक बात करेंगे वो भी, तो दोनों भी जोड़ के बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई शिक्षक के काम में लगा है, ठीक है, किसी को सरकारी नौकरी 5वां से लेकर 8वां तक अगर पढ़ा रहा है, इसमें एक महिला पढ़ा रही है तो उसको 20,000 रुपया सैलरी है, पुरुष को 25,000 नहीं दे सकते। लेकिन अगर वही में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 8वां से लेकर 12वीं तक, 10वीं तक पढ़ा रहा था, इसको अगर 25,000 सैलरी है, तो ये वाला काउंटर नहीं कर सकता भाई साहब उसको 25,000 मिल रहा, हमको 20,000 क्यों मिल रहा? वो अलग काम कर रहा है, वो और 8वां से लेकर 10वीं तक के बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है। डीप में पढ़ने आए थे, कहाँ गए सर? 2 मिनट के लिए आए थे। जाने हाँ, दीजिए। वो ऐसे ही उसको कुछ आता नहीं है उसको, ठीक है। डीप में पढ़ने वाले से वैसे ही गायब हो जाता है, ठीक है। डीप में पढ़ेगा, डीप में पढ़ेगा, डीप में पढ़ेगा तो सबसे पहले भागेगा वही, ठीक है। 39 का क्या बात करता है? ठीक है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, स्वामित्व, नियंत्रण की व्यवस्था करेगा, ठीक है। देखिए, राज्य ये आपको समाजवादी आर्टिकल से, समाजवादी आर्टिकल से समाज, किसी भी संपत्ति पे बात करें तो समाज का अधिकार होता है, ठीक है। तो राज्य मतलब राज्य के पास जितना भी संपत्ति होगा ना, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित विवरण और स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था करेगी। ऐसा नहीं कि मतलब क्या करेगा, सारा संपत्ति एक ही व्यक्ति के पास दे दिया जाए। ऐसे क्या होगा, समान मतलब समाज में क्या समानता लाना है। समानता लाना है तो राज्य के संपत्ति का सही मतलब विवरण होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। 39 के ग क्या कहता है? संपत्ति का उत्पादन के साधन में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब क्या? संपत्ति का अधिक, शक्ति का संपत्ति और विभाजन। उत्पादन के साधन एक के पास नहीं होना चाहिए। शक्ति का मतलब संपत्ति का विभाजन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है, सभी लोगों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्य मतलब इस तरह का व्यवस्था न करवा से किसी व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा अगर है, समाज में अगर बहुत अधिक असमानता है, तो राज्य उसको क्या करेगा, विशेष सुविधा देकर वैसे लोग जो कि पिछड़े हुए उनको आगे लाने की कोशिश करेगा। बोलेगा सर ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अब स्कूल में भी देख सकते हो, ठीक है। देखिएगा, जो अमीर घर के बच्चे जो होते हैं उनको सरकार छात्रवृत्ति नहीं देती है, लेकिन उसी क्लास में 2-3 ऐसा बच्चा जिसके पास पढ़ने का साधन, उसको सरकार छात्रवृत्ति देके उसके मतलब स्तर को मतलब ऊपर उठाने की कोशिश करती है कि नहीं करती है, ठीक है। देखिएगा, बहुत सारा बेरोजगार होता है तो देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट, बिहार सरकार भी योजना चला रही है, उसको 1,000-2,000 रुपये महीना देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। तो स्टेट उसको क्या करेगा, पैरेलल करने की कोशिश करेगा। पैरेलल करने के लिए कोशिश करने के लिए उसको विशेष सुविधा दिया जाएगा। जब विशेष सुविधा जब दिया जाएगा ना, तो वो विशेष सुविधा जो होगा वो मतलब आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर किसी महिला को, ठीक है, अगर मान लीजिए महिला को, अगर मान लीजिए किसी 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए उसको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, और किसी पुरुष को अगर 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 7 मिनट का समय दिया रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन। क्योंकि महिलाओं की बनावट, शरीर की बनावट पुरुषों की तुलना में कमजोर है, इसलिए उसको विशेष सुविधा देके आपके पास में उसको लाने की कोशिश हो रहा है, ठीक है।
स्टेट ऐसा भी काम करती है, कोई व्यक्ति अगर 10 फुट का है, कोई व्यक्ति अगर 6 फुट का है, तो उसके नीचे 4 फुट का टेबल लगा के, ठीक है, उसको 10 फुट के बराबर करने की कोशिश करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं समाजवादी चीजें करना, ठीक है। सारे के सारे पावर स्टेट के पास है। 39 के घा के बाद स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन है, ठीक है। 39, स्त्री एवं पुरुष के सभी कर्मकार को स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जाए, ठीक है। बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं किया जाए। इसी में आप देखेंगे तो क्या चीज को बंद किया गया है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बाल श्रम। बाल बंधुआ में श्रम, क्या बोलते, बाल बंधुआ श्रम को मजदूर बंद और किया गया बंधुआ। है, ठीक है। अगर मान लीजिए आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार न करना पड़े जिनकी आयु एवं शक्ति के अनुकूल न हो, ठीक है। मतलब कोई ऐसा काम न करना पड़ेगा जो कि उस काम को करने के लायक नहीं, फिर भी कम उम्र में मतलब उसको काम को करना पड़ा था। इस सब मतलब राज्यों को ध्यान में रखना है। 39 का च किसको बोलेंगे, ABCD E को बोलेंगे, ABCD F को बोलेंगे, ठीक है। राज्य द्वारा बाल को अल्पवयस्क को शोषण एवं नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया गया होगा। ये सबके सब आर्टिकल्स है, ये सारे के सारे समाजवादी आर्टिकल्स है, ठीक है। तो आप DPSP पढ़ेंगे तो समाजवादी आर्टिकल्स मिलेगा, गांधीवादी आर्टिकल्स मिलेगा, सबके सब को मिलेगा। जितने भी गांधीवादी आर्टिकल्स है समाजवादी हो सकते हैं, सारे समाजवादी आर्टिकल्स गांधीवादी नहीं हो सकते। DPSP जब पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्स में तो वहां पे देख लेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत संगठित करने और कदम उठाया गया, उन्हें मतलब 40। उन्हें वह शक्तियों का मतलब प्रयोग करेगा, तो क्या 40 में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो 40। जाएगा, आर्टिकल्स 40 में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें होगा 40 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था किस तरह के बनाएगा, तो सरकारी स्कूल खोलेगा, सरकारी हॉस्पिटल खोलेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा जो कि समाज के सभी वर्ग के लिए हित है, क्योंकि सभी लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा, हॉस्पिटल वगैरह स्कूल वगैरह जो देखते सामुदायिक केंद्र देखते सबके सब 38 में आएंगे। 39 क्या है, समान न्याय में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे, ठीक है। राज्य का अधिकार है, अगर मान लीजिए आपने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको क्राइम करने के बाद भी आपको वकील चाहिए, लेकिन आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो सरकार आपको वकील देती है। हालांकि वकील केस हार जाता है वो दूसरी बात है, लेकिन सरकार आपको वकील जरूर प्रोवाइड करती है, बिना वकील के आपके केस को आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। तो आपको विधिक सहायता प्रावधान किया जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी केस में आपके ऊपर जुर्म हुआ है, ठीक है, तो आपके किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बाहर के उसके परिवार का किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ या फिर उसकी हत्या कर दी गई, चाहे कुछ भी कर दिया गया, ठीक है, वो व्यक्ति अगर केस लड़ने के लिए अगर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं, तो उसका केस मतलब राज्य सरकार लड़ती है। इसलिए देखिएगा, केस में जब भी क्राइम केस होता है ना, स्टेट वर्सेस व्यक्ति होता है। क्राइम केस में हमेशा लिया बिहार सरकार वर्सेस, ठीक है, सुमित कुमार, ठीक है, केस नंबर इतना, ठीक है, ऐसे होता है। स्टेट केस भी लड़ती है, ठीक है, उसके लिए सरकारी वकील भी होता है। तब या तो प्राइवेट वकील हायर करके कीजिए, फिर आपके पास क्षमता नहीं है तब सरकारी वकील भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। देश में भारत में बहुत सारे लोग इसीलिए कैद है, उनका सजा तक पूरा हो गया, लेकिन इसीलिए वो कैद है क्योंकि उनके पास वकील लड़ने के लिए, उस पर केस लड़ने के लिए वकील के पैसे तक देने के लिए नहीं है, ठीक है। तो राज्य का कर्तव्य होता है समान न्याय के निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए, ठीक है। 41 की बात है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में, जैसे मनरेगा नरेगा वगैरह को सरकार, राज्य सरकार 100 दिन का काम का अधिकार देती है ना। जी। शिक्षा पाने का अधिकार तो है ना। आप बोलोगे तो भाई साहब 10वीं तक का तो हमको शिक्षा देना है, आप वो कहेगा तो भाई साहब हमको डॉक्टरी का पढ़ाई करवा दीजिए, ठीक है, हमको इंजीनियरिंग करवा दीजिए। तो राज्य नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिट क्षेत्र में आपको राज्य जो है आपको शिक्षा दे सकती है कि नहीं दे सकती है, हाँ, ठीक है। जैसे 100 से लेकिन 14 वर्ष अपर तक शिक्षा की देते हैं। बात स्टेट नहीं देगी आपको। आप ये नहीं बोलिए हमको मेडिकल करवा दीजिए, हमको इंजीनियरिंग करवा दीजिए, नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल 41 में है। आपने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसी अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई महिला अगर कामकाजी विशेष है, के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट अगर होती है, ठीक है, तो 42 वैसे में। कंडीशन में उनको सारे 42 में आपको दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं के ऊपर मातृत्व राहत और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध किया। कितने दिन का होता है, आई थिंक 6 महीना का होता है, ठीक है। पेड लीव होता है सर 6 महीना का, 6 महीने की 9 महीना कर दिया गया है, 180 दिन की 270 दिन, तो छह ये महीना का है, सब ठीक है। 6 महीना। 6 महीने का। हाँ 6 महीना, अगर ऐसे कंडीशन है कि महिला अगर माँ बनने वाली होती है तो वो आराम से छुट्टी ले सकती है, 6 महीना तक काम नहीं करेगी और उसको मतलब किसी भी प्रकार का सैलरी उसका नहीं कट होगा, ठीक है, पेड लीव होता है, ठीक है। अनुच्छेद 43 कामगारों के निर्वाह मधु कुटीर उद्योग का विकास होगा। गांधीवादी आर्टिकल से 43, गांधी जी कुटीर में बहुत अधिक विश्वास रखते थे। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक नागरिक समाज। संहिता लागू करने का प्रयास करके समाजवादी आर्टिकल से 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का शिक्षा और उनकी देखभाल का उपबंध करेगा, ठीक है।
कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न और रोकथाम, इसके लिए संगठन में व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब जितने भी राज्य के डिफिनेशन आएंगे, ठीक है, कोई महिला किसी सरकारी ऑफिस में काम करी, किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करी, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही है, किसी सिनेमा घर कहीं पर भी काम करे, तो उसके लिए उसके ख्याल को ध्यान रखिए, यौन उत्पीड़न संबंधी रोकथाम, ठीक है, ये सब कुछ। अगर मान लीजिए वहां पे अगर किसी भी, जैसे कोई प्राइवेट संस्था है, ठीक है, मान लीजिए वहां पर किसी महिला के साथ किसी भी तरह का गैर कानूनी का मतलब यौन उत्पीड़न संबंधी कोई भी काम अगर हुआ, तो ऐसे कंडीशन किसके ऊपर केस होगा पता है आपको? जिसने किया है उसके ऊपर भी, और जिसके अंदर वो संस्था आता उसके ऊपर भी। समझ रहे हैं ना? तो जिस संस्था से वो महिला जुड़ा हुई, तो उसका भी ये कर्तव्य होगा, तो उसके लिए मतलब फ्री वातावरण मतलब उपलब्ध करवाना है, ठीक है। ध्यान रखिए कौन सा कहता है आर्टिकल्स, कौन सा कहता है, तो 42 कहता है, ठीक है। कर्मचारियों के जीवन निर्वाह हेतु यथोचित वेतन ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग 43 में है। 43 के क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदारी होती है, ठीक है। तो 43 में है कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, कुटीर उद्योग है, ठीक है। बड़े उद्योग की बात करेंगे तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी 43 के क में है। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, किसको? 43। जितना भी सब क्लोज वाला आर्टिकल्स आपको दिखेगा ना, बाद में ही शामिल किया गया, ठीक है, मूल संविधान में नहीं था। आप चलेंगे आगे, ठीक है, आप चलेंगे आगे, कहाँ चलेंगे? हाँ, 43 के ख में क्या है? सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 47 ख को भी जोड़ा गया बाद में, 97 संविधान से 2011 में जोड़ा गया। 44 आप लोग जानते हैं, भारत एकमात्र ऐसा राज्य हुआ है जहाँ पे यूसीसी मतलब क्या है, लागू है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे तो कौन सा प्रश्न? 12 बज गया, बस 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों को प्रसूति सहायता प्रावधान निर्मित करने जाने के प्रावधान, ठीक है, वही 42 में प्रसूति सहायता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, प्रसूति सहायता की बात करेंगे 42 में है, ठीक है। 40 में तो जानते ही, 41 में क्या, कुछ दशाओं में काम तथा शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, लेकिन कुछ विशेष दशाओं में बात की गई है, सब दशा में काम पाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार है, ठीक है। मनरेगा नरेगा में मजदूर वगैरह को काम दिया जाता है, ठीक है। कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार है, सारे कंडीशन में नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 43 बी में क्या है? तो ये सहकारी समिति के संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 43 का भी ध्यान रखेंगे, इसको शामिल किया गया। 43 का ख इसको बोलते हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इसको शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अब बाकी का क्वेश्चन जो है कल के क्लास में करेंगे। 130 तक हो गया था, याद कीजिएगा।